जय हिंद दोस्तों। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रोहित आप सभी का एजुकेन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम 2022 सीजी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। उसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त है? तो सम्राट अशोक के अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त है, ये हमें पूछा है। तो सम्राट अशोक के 7 स्तंभ लेख प्राप्त है। 7 स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख है और 14 शिलालेख है। ठीक है, 14 शिलालेख है। इसी के साथ 3 क्या है? अरमाइक भाषा के अभिलेख। 3 अरमाइक भाषा के अभिलेख। 3 अरमाइक भाषा के अभिलेख। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरमाइक भाषा के 3 अभिलेख प्राप्त हैं। ठीक है, लेकिन शिलालेख 14 शिलालेख अशोक के प्राप्त है, जिसमें से प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया है। ठीक, पशु बलि की निंदा। और तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है। राजकीय अधिकारी की नियुक्ति। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारी है, उनकी नियुक्ति, राजकीय अधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, 5वें शिलालेख की बात कर लेते हैं। तो 5वें शिलालेख में महापात्रों की नियुक्ति है। महापात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। महापात्रों की नियुक्ति। और 12वें शिलालेख की बात करें तो 12वें शिलालेख में महिला महापात्रों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। महिला महापात्रों की नियुक्ति। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक, इसी युद्ध के बाद अशोक का जो मतलब दिल परिवर्तित होता है और युद्ध को हमेशा के लिए त्याग देता है। ठीक है, तो कलिंग युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि 13वें शिलालेख में इनका वर्णन मिलता है। अच्छा, अशोक के जो शिलालेख है वह मतलब कौन से भाषा में लिखा गया है, मतलब कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और इसे पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त है? तो 3 अभिलेख अशोक के अरमाइक भाषा के अभिलेख प्राप्त है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया है? ठीक है, तो जो महिलाएं हैं उनके कार्यस्थल में यदि कोई छेड़छाड़ करता है तो वह उस महिला का मौलिक अधिकार का हनन है। ठीक है, यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कब जारी किया था, ये पूछा गया है। तो यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कब जारी किया था? तो 1997 में यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम पूछ रहा है। ठीक है, पंचतंत्र किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसका फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। ठीक है, इसका फारसी अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल। यही अबुल फजल का बड़ा भाई कौन है? फैजी है। इनका बड़ा भाई कौन है? फैजी है। फैजी ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, किस नाम से किया था? तो रज्जनामा के नाम से, रज्जनामा के नाम से फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, इन्होंने ही लीलावती, आर्यभट्ट के जो प्रसिद्ध गणित
का जो ग्रंथ है लीलावती का भी फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। लेकिन पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अबुल फजल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार सही उत्तर क्या हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर किया था। ठीक है, पहली धर्म यात्रा के बारे में पूछ रहा है, अशोक की पहली धर्म यात्रा। ठीक है, तो सबसे पहले लुम्बिनी को देख लेते हैं। तो लुम्बिनी में 623 किसी को भगवान बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है, बुद्ध का जन्म। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब पावापुरी में। तो पावापुरी में 527 में जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है उनका निर्वाण यहाँ हुआ था पावापुरी में। ठीक है, तो महावीर स्वामी का निर्वाण, ठीक है, कहाँ हुआ था? पावापुरी में। अच्छा, महावीर स्वामी ने यहीं अपना अंतिम उपदेश दिया था, यहीं अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। ठीक है, यहीं अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक, अब बात कर लेते हैं बोध गया। तो बोध गया में सम्राट अशोक ने अपनी पहली धर्म यात्रा किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। और सारनाथ में जो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसे सारनाथ से ही लिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। ठीक है, सम्राट जो अकबर था वो उनके वैवाहिक संबंध को राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता था। तो कौन से जो राजपूत राज्य है उनका संबंध अकबर के विवाह से नहीं था पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसलमेर के साथ, बीकानेर के राजपूत के साथ भी वैवाहिक संबंध था, आमेर के राजपूत के साथ भी था, लेकिन बांसवाड़ा के जो राजपूत थे उनके साथ अकबर का वैवाहिक संबंध नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा के राजपूत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाला भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम, भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम पूछा जो भक्ति का मार्ग बताए थे। ठीक है, तो रामानंद की बात कर लेते हैं। तो रामानंद कौन था भैया? तो कबीरदास जी का गुरु था। ठीक है, रामानंद कौन था? तो कबीरदास जी का गुरु था। ठीक है, अच्छा, निम्बकाचार्य की बात करें तो निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्या कह रहा है? मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत, तो प्रथम संत रामानुज ही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है और रामानुज प्रथम संत माने जाते हैं भक्ति आंदोलन के। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रामानुज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ईस्वी सन 453 में गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, जैन धर्म के मतलब जैन धर्म में दो धर्म सभा हुआ था। पहला पाटलिपुत्र में। ठीक है, पहला धर्म सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, जिसे हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, पटना बिहार की जो कि राजधानी है। ठीक है, पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व को हुआ था। ठीक है, और दूसरा धर्म सभा कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। वल्लभी गुजरात में हुआ था। तो क्या कह रहे हैं? 453 में गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान में हुआ था? ठीक है, कन्नौज नहीं, प्रयाग में भी नहीं, अमरावती में भी नहीं, वल्लभी गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म का दूसरा महासभा वल्लभी गुजरात में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति के बारे में पूछा गया है कि 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर
ठीक है। क्राउन की सत्ता स्थापना की घोषणा कब की गई? ठीक है, 1857 में क्या हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो सत्ता है उनको समाप्त कर दिया गया और सीधे क्राउन की सत्ता, क्राउन की सत्ता के अधीन हमारा भारत का शासन चला गया। क्राउन अर्थात जो राजा, ब्रिटेन में जो राजा हुआ करते थे उनके अधीन सत्ता चला गया। तो कब यह सत्ता हस्तांतरित की गई उसे पूछा है। ठीक है, तभी ऑप्शन में इसमें 1858 दिया है, अप्रैल 1858, 1757 तो होगा ही नहीं क्योंकि 1857 को तो समाप्त कर दिया गया था। ठीक, जून 1858 ये भी नहीं होगा। ठीक है, अप्रैल 1858 भी नहीं होगा। अगस्त 1858 को क्या कर दिया गया? तो क्राउन की सत्ता स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और जो भारत का शासन है वो सीधे क्राउन के हाथों में चला गया था। कब चला गया था? अगस्त 1858 को चला गया था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? दक्षिण पूर्व एशिया में मलाया में भारतीय, दक्षिण पूर्व एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। तो समुद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन, द नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अच्छा, कनिष्क, कनिष्क के समय सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाया गया था। ठीक है, और महेंद्र और संघमित्रा कौन था? महेंद्र और संघमित्रा सम्राट अशोक के पुत्र थे। ठीक है, संघमित्रा, जिन्हें प्रचार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? दक्षिण पूर्वी एशिया में मलाया में, दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो शैलेंद्र साम्राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शैलेंद्र साम्राज्य ने ही दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। मतलब कौन से स्थान में मतलब वो संस्कृति प्राप्त है जो हड़प्पा के युगोत्तर की संस्कृति है? पूछ रहे। तो बेलन घाटी, बेलन घाटी नहीं भाई, पेटा घाटी संस्कृति नहीं, तोतका कोड़ संस्कृति नहीं, तो झूकर की संस्कृति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झूकर की संस्कृति इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? वैदिक जीवन के अनुसार जो ये विद्यार्थी जीवन के समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? ठीक है, 16 संस्कार हैं। ठीक है, 16 संस्कार में विद्यार्थी जीवन के समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? तो 4 प्रतिज्ञा नहीं, ठीक है, जात कर्म नहीं, ठीक है, और उपनयन भी नहीं, समावर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी जीवन के समाप्त होने पर समावर्तन का संस्कार होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किस मराठा पेशवा ने अंग्रेज के साथ बांसिन की संधि 1802 में की थी? ठीक है, तो मराठा पेशवा का नाम बताना है जिन्होंने अंग्रेज के साथ यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बांसिन की संधि 1802 में किया था। ठीक है, तो रघुनाथ राव है क्या? नहीं, रघुनाथ राव नहीं है। ठीक है, माधवराव द्वितीय भी नहीं है। ठीक है, बालाजी भी नहीं है, बाजीराव द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय ने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या किया था? बांसिन की संधि 1802 में किया था। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है क्षमा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? सूफी धर्म में क्षमा का अर्थ पूछा गया है। ठीक है, क्षमा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो सूफी सिलसिला कितने भारत में सूफी सिलसिला 12 सूफी सिलसिला के 12 सिलसिले प्रसिद्ध थे। ठीक है, पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं? क्षमा का अर्थ पूछ रहा है। तो क्षमा का अर्थ उपवास होता है क्या? नहीं, उपवास नहीं होता। क्षमा का अर्थ ध्यान भी नहीं होता और भेदभाव रहित भी नहीं होता। क्षमा का अर्थ सूफी सिलसिला में क्या होता है? संकीर्तन होता है। संकीर्तन के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति
इनका मूल लक्ष्य था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संकीर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी कौन था। पूछ रहा है मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी कौन था। तो काजिल उल कुजात नहीं, उलेमा भी नहीं था, और दीवान ए सादत भी नहीं था। तो मुहतासिब इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुहतासिब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ किया था, उसका नाम क्या था। ठीक है, नई राजस्व व्यवस्था, अकबर के नई राजस्व व्यवस्था का क्या नाम था। ठीक है, इलाही व्यवस्था नहीं, ठीक है, मुक्ताई व्यवस्था भी नहीं। ठीक है, तो 10 साला व्यवस्था अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। अकबर का जो वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल, इनके द्वारा ही 10 साला प्रथा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अच्छा, एकता व्यवस्था की बात करें तो इल्तुतमिश द्वारा एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। लेकिन क्या कह रहा है, राजस्व व्यवस्था मैंने बताया था अकबर का मुख्यमंत्री कौन था, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल। इसी ने ही 10 साला प्रथा स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 साला प्रथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था। क्षेत्रक क्या है, भूस्वामी होता था। क्षेत्रक क्या है, भूस्वामी होता था, सैनिक नहीं, सीमा रक्षक भी नहीं, पुरोहित भी नहीं। पुरोहित तो एक प्रकार का पंडित होते थे। ठीक है, तो क्षेत्रक क्या है, भूस्वामी था। खेत का तत्सम शब्द है, इसे क्षेत्रक कहा जाता है। क्षेत्रक को भूस्वामी कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूस्वामी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में से निम्नलिखित कारक नहीं था। पूछ रहे हैं कौन सा कारक जो ब्रिटिश काल में जाति व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता था। तो औद्योगिकरण, ये तो करता ही था भाई, औद्योगिकरण करता ही था, पाश्चात्य सभ्यता भी करता था, अंग्रेजी शिक्षा भी करता था, लेकिन जाति व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जाति पंचायत। लग तो ऐसा रहा है जैसे ये प्रभावित करता है, लेकिन जाति पंचायत जाति व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता था। सही आंसर क्या हो जाएगा, जाति पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से सूफी मतलब भक्ति आंदोलन से है, सूफी संत से है, सूफी मत से है। ठीक है, सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे। अहमद सरहिंदी का संबंध पूछा है। ठीक है, अहमद सरहिंदी का संबंध किस सूफी मत से है, तो नक्शबंदी। अच्छा, इसका संस्थापक कौन था, बाकी बिल्ला का संस्थापक कौन था, बाकी बिल्ला। अच्छा, चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। और कादरी संप्रदाय का संस्थापक शेख अब्दुल कादिर इसका संस्थापक। ठीक है, शेख अब्दुल कादिर इसका संस्थापक था। ठीक है, अच्छा, शेख अहमद सरहिंदी का संबंध इस नक्शबंदी संप्रदाय से था। ठीक है, नक्शबंदी संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो बाकी बिल्ला। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा, नक्शबंदी संप्रदाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अंग्रेज के किस नेता ने कहा था 1857 को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, क्या डिजराइली ने कहा था, क्या गोल्ड स्टोन नहीं, लॉयड जॉर्ज भी नहीं, रॉबर्ट पील भी नहीं, डिजराइली ने ही कहा था
राष्ट्रीय विद्रोह, जो एक सुनियोजित और सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डिज़रायली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? ठीक, ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ, मतलब 10 राजाओं के संगठन के साथ कौन से राजा ने युद्ध किया था? ठीक है, उसका नाम यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो सुदास थे। सुदास नामक ब्राह्मण राजा थे जिन्होंने 10 राजाओं के साथ युद्ध किया था। और किस नदी के तट पर? तो रेवन नदी के तट पर। ठीक है, नदी रेवन नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ठीक है, सुदास और अन्य 10 राजाओं ने युद्ध किया था। इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, 7वें मंडल में इनका वर्णन मिलता है। 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया था? ठीक है, भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया था? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1994 को ही बनाया गया था। ठीक है, बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, ठीक है, बाल श्रम को मतलब खत्म करने के लिए प्राधिकरण कब बनाया गया था पूछ रहे, तो 1994 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है? किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है? ठीक है, गौरांग महाप्रभु, तुकाराम की बात करते हैं। तुकाराम तो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का जनक, ठीक है, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का जनक। ठीक है, तुलसीदास, अच्छा, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास कौन थे? ये गुरु थे, तुलसीदास जी के गुरु थे। ठीक, चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, तो गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं है। ठीक, आधुनिक भारत में पूछ रहे हैं। ठीक है, आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है। क्या कारण है जो आधुनिकरण के प्रक्रिया में कारण नहीं है? पूछ, संस्कृति परंपरा, व्यापारिक केंद्र, संचार माध्यम का विकास, कृषि में नवीनता का प्रयोग। ठीक है, व्यापारिक केंद्र होंगे तो भैया नगरीकरण तो होगा ही होगा। ठीक, संचार माध्यम का विकास होगा, तब भी तो नगरीकरण होगा ना, तो ये भी होगा ही। ठीक है, कृषि में नवीनता का प्रयोग, कृषि में इनोवेशन होगा तब भी नगरीकरण को बढ़ावा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन पूछ रहा है कारण नहीं है, तो नहीं है क्या? सांस्कृतिक परंपरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक परंपरा औद्योगिकीकरण या नगरीकरण का कारण नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। क्या कह रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांतों पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहते हैं? समानता एवं संघर्ष की नीति? नहीं। ठीक है, समानता एवं पार्थक्य की नीति? नहीं। ठीक, संघ की नीति भी नहीं। सुरक्षा घेरी की नीति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, सुरक्षा घेरी की नीति का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों में एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में एक क्या था? आर्थिक न्याय। इनका उल्लेख कहाँ किया गया है? मतलब आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है, ये हमें पूछ रहा है। प्रस्तावना में तो हुआ है, लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं। आर्थिक न्याय प्रस्तावना में उल्लेख तो मिलता है, लेकिन मौलिक अधिकारों में नहीं मिलता। ठीक है,
मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ठीक, मौलिक अधिकारों में तो नहीं बोले, यहाँ तो नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो में से कोई भी नहीं। तो प्रस्तावना में और राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। ठीक है, और हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में भी, प्रस्तावना को आप जब पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तथा उनके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, तो आ रहा है ना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, तो आर्थिक शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में भी मिलता है। ठीक है, तो प्रस्तावना को कब पारित किया गया? तो प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946। ठीक है, ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या मिलता है? आर्थिक न्याय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन भी संविधान से है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के संबंध में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं राज्यसभा का उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, तो राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है। बिल्कुल सही है भाई, राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है, तभी तो हमें इसे स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है कि इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्ति होते हैं। नहीं भाई, 1/4 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य होगा जो कि हर दूसरे वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन लोकसभा की कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक, तो अब सीधा उत्तर की ओर देख लेते। कथन 1 और 2 सही है, 2 तो गलत है भाई, ये आंसर नहीं है। ठीक है, 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3, 2 तो गलत है, ये तो नहीं होगा, और सभी सही है, ये भी नहीं होगा। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, कथन 1 और कथन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है कि संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 7वां मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति के अधिकार था, उनको क्या कर दिया गया है? एक लीगल राइट बना दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया है? मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो अब वर्तमान में यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर इसका उत्तर क्या कह रहा है? संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है, तो बिल्कुल सही है भैया। 7वां मौलिक अधिकार था, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक लीगल राइट बना दिया गया है। अब 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं ना, तो ये कथन सही कहा गया। ठीक, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। ठीक है, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ये भी सही है। ठीक है, मूल संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, ठीक है, कितने 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, जिसे 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 को जोड़ा गया है। ठीक है, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, और 11वें मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित बातें कही गई थी। ठीक है, तो क्या है? ये भी सही है। ठीक है, क्या आप उत्तर की ओर देख लेते हैं। कथन एक सही है, एक तो सही है लेकिन दो भी सही है, ये गलत हो जाएगा भाई। कथन दो सही है, दो सही है लेकिन एक तो भी सही है ना, तो इसके अनुसार ये भी नहीं होगा। कथन एक और दो दोनों सही है, यही इनका सही उत्तर हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन कहने का तात्पर्य क्या है? लोकसभा, इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में मिलता है। ठीक है, लोकसभा की है। कौन सा समिति है जो केवल लोकसभा से संबंधित है? ठीक है, बात कर लेते हैं प्रकलन समिति। तो इसका गठन 1950 को होता है। ठीक है, इसका गठन 1950 को होता है। ठीक है, 50-51 को होता है। ठीक, इसमें कुल सदस्य की बात करते हैं तो इसमें कुल सदस्य 30 होते हैं और ये 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। ठीक है, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। एक और समिति की बात कर लेते हैं, लोक लेखा समिति। ठीक है, इसका गठन 1900 लोक लेखा समिति। ठीक है, इसका गठन कब होता है? तो 1921 में होता है। सदस्य की बात करें तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, अच्छा, लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन, इन दोनों को क्या कहा गया है? तो जुड़वा बहन। ठीक है, जुड़वा बहन कहा गया है। ठीक है, यही क्या है? लोक लेखा समिति सबसे प्राचीन वित्तीय समिति है और ये जो प्रकलन समिति है वो सबसे बड़ी वित्तीय समिति है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? केवल निचले सदन की है। निचले सदन यानी कि लोकसभा से पूछ रहा है। तो लोकसभा के सभी सदस्य 30 के 30 सदस्य प्रकलन समिति के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकलन समिति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अनुच्छेद 124 की। तो अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। अच्छा, अनुच्छेद 124 क्या है? अपीलीय न्यायालय। इसी को सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय न्यायालय घोषित। ठीक है, अनुच्छेद 164 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 164 क्या है? कहता है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन जो भी सलाह सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाएगा उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है।
इसमें वह राष्ट्रपति स्वतंत्र है। ठीक है, तो 143 में क्या है, सलाहकारी शक्ति। ठीक है, सलाहकारी शक्ति के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के सलाहकारी शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 143। सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 143। अच्छा, कुछ अनुच्छेद और देख लेते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 60, 72। ठीक है, अनुच्छेद 52 क्या कहते हैं, आर्टिकल राष्ट्रपति का पद। ठीक है, राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है, कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि जो कार्यपालिका होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव होगा, वो जितने भी कार्य करेगा वो राष्ट्रपति के नाम पर करेगा। ठीक है, तो कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगा, तो राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल की बात करते हैं, निर्वाचक मंडल की बात, अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की पद्धति, निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद 55 निर्वाचन की पद्धति। ठीक है, फिर अनुच्छेद 56 कार्यकाल, कार्यकाल। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन। ठीक है, पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। ठीक है, अनुच्छेद 59 शर्तें, अनुच्छेद 59 शर्तें। और अनुच्छेद 60 क्या कहता है, शपथ, शपथ, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में होता है। और अनुच्छेद 61 महाभियोग, महाभियोग के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 72 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और भी देख लेते हैं, अनुच्छेद 85 को देख लेते हैं। 85 के अनुसार लोकसभा भंग। ठीक है, लोकसभा भंग। ठीक है, अब सीधे देख लेते हैं 108, 108 में ज्वाइंट सीटिंग। ठीक है, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करता है। 123, अनुच्छेद 123 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बताता है। ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति के बारे में अनुच्छेद 123 बताता है। ठीक है, अध्यादेश शक्ति। ठीक है, और अनुच्छेद 143 सलाहकारी शक्ति, एससी से सलाहकारी, सलाहकारी शक्ति। ठीक है, ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किसमें है, तो अनुच्छेद 143 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लगातार तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान से। ठीक है, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी आर्टिकल है, तो आर्टिकल 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का समूह का उल्लेख मिलता है। इसे ही भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा गया है, भारतीय संविधान की मूल आत्मा, भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। ठीक है, संविधान मूल आत्मा। ठीक, बात कर लेते हैं अनुच्छेद 31 की। तो अनुच्छेद 31 क्या है, संपत्ति के अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार के बारे में। ठीक है, इसे क्या कर दिया गया है, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा क्या कर दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया है। और 300 कम है, आर्टिकल 300 कम है, इसे मतलब डाल दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको भाषाई एवं सांस्कृतिक आधार पर क्या कहा गया है, शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तथा संचालन की बात कहा गया है। अनुच्छेद 3 अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात करता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को
अल्पसंख्यकों की अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 34 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, ठीक है, मार्शल लॉ की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 34 के अनुसार यदि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी कि सैन्य अधिनियम लागू होता है, सैन्य कानून लागू होता है, तो वहां वहां उस क्षेत्र में सारे मौलिक अधिकार सस्पेंडेड कर दिया जाता है। किसको छोड़कर? अनुच्छेद 20 और छोड़कर सारे जो मौलिक अधिकार है उनको क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? संवैधानिक उपचारों का प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को, ठीक है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। ठीक है, इसी अनुच्छेद द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों पर रिट्स जारी करता है। ठीक है, और हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के अनुसार रिट्स जारी करता है। ये उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है, वह मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो उत्तर क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16 में इसका वर्णन मिलता है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20। ठीक, आर्टिकल 20। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार, आर्टिकल 30। ठीक, और वाक अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल, इसका वर्णन आर्टिकल 19 में मिलता। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? विदेशियों को भी प्राप्त है, ऐसा मौलिक अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर अपराधों के लिए दोष सिद्ध के समान में संरक्षण, जिसका वर्णन आर्टिकल 20 में मिलता है, ही इनका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? राज्यपाल के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल के बारे में पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहे हैं कि वह अपना त्याग पत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र हाँ उस राज्य के जो चीफ जजेज होते हैं, चीफ जज, उनको सौंपता है। ठीक है, तो कथन पहला सही कहा गया। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक, ये भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब हमें उत्तर को चुनना है। ठीक है, एक और दो दोनों सही, लेकिन तीसरा तो भी सही है, आंसर नहीं। ठीक, 1 और 3 दूसरा भी सही है भाई। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, और सभी कथन सही हैं, ये भी है। तो यानी कि सी और डी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के कौन से राज्य चीन सीमा से लगे हुए हैं? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चीनी सीमा से लगे हुए हैं, चीन के सीमा से लगे हुए हैं? ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या अरुणाचल प्रदेश लगा है? अरुणाचल प्रदेश तो लगा है भाई, सिक्किम भी लगा है, लेकिन मणिपुर नहीं लगा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये आंसर गलत हो जाएगा। सिक्किम लगा है भाई, मणिपुर तो नहीं लगा है, पश्चिम बंगाल भी नहीं लगा है, ओवरऑल ये भी कथन गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश लगा है भैया, असम लगा है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं। ठीक, अब अरुणाचल प्रदेश तो लगा है, ठीक है, सिक्किम भी लगा है और हिमाचल प्रदेश भी लगा है। ठीक है, तो तीनों ओर से ये चीन की सीमा से तीनों ओर से अरुणाचल प्रदेश भी लगा है, सिक्किम भी लगा है, हिमाचल प्रदेश भी लगा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम 3 तरह से घिरा हुआ है। सिक्किम के पूर्व में बात करें तो भूटान,
पश्चिम में बात करें तो नेपाल, और उत्तर में बात करें तो चीन। तो सिक्किम तीन तरह से तीन अन्य देशों के साथ घिरा हुआ है, ठीक है। पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में चीन, ठीक है। लेकिन चीन की सीमा से लगे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी पूछ रहा है, ठीक। तो जगदलपुर, सरगुजा, सराईपाली, सराईपाली नहीं हो, नहीं, ठीक है। अच्छा, राजनांदगांव में क्या है? सोलर पैनल सीज है, ठीक है। सोलर पैनल, पैनल SEG, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। SEG, SEG, ठीक है। SEG, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक। सरगुजा, जगदलपुर। अच्छा, जगदलपुर में ही एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है, ठीक है। अच्छा, जगदलपुर को क्या चौराहों का शहर भी कहा जाता है क्या? चौराहों का शहर, जगदलपुर को चौराहों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा जगदलपुर। जगदलपुर में ही एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ का विद्यासागर, छत्तीसगढ़ का विद्यासागर किस साहित्यकार को कहा जाता है? हरि ठाकुर नहीं, ठीक। नंद किशोर तिवारी भी नहीं, लोचन प्रसाद पांडे भी नहीं, ठीक है। रामदयाल तिवारी को छत्तीसगढ़ का विद्यासागर संज्ञा दी जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? लेटराइट या लेट्रिक मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लेट्रिक या लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ठीक। तो भाटा मिट्टी कहते हैं क्या? कन्हारी मिट्टी, कन्हारी मिट्टी तो नदियों के जो किनारे जो मिट्टी पाई जाती है उसे कन्हारी मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी भी नहीं, मटासी मिट्टी भी नहीं, ठीक है। भाटा मिट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी मिट्टी में सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। सबसे कम जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है? भाटा मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन क्या है? भूमकाल का विद्रोह किस स्थान में हुआ था? भूमकाल का विद्रोह किस स्थान में हुआ था? अच्छा, भूमकाल का विद्रोह किस स्थान में और किस सन में हुआ था, ठीक है। भूमकाल का विद्रोह का नेतृत्वकर्ता के बारे में बात करें तो गुंडाधुर इसका नेतृत्व किया, ठीक है। गुंडाधुर ने इसका नेतृत्व किया था। और कब हुआ था? 1910 में हुआ था, ठीक। भूमकाल का विद्रोह कब हुआ था? 1910 में। इसका नेतृत्व करता कौन था? गुंडाधुर इसका नेतृत्व करता था, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1910, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर यानी कि लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने किया? तो आपसे पूछा जाए कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो क्या आप लक्ष्मण बोलोगे? नहीं, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है वो विष्णु भगवान को समर्पित। नाम तो लक्ष्मण मंदिर है लेकिन समर्पित किसको है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। यहाँ पर कोष्टक में लिखा भी गया है कि सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर है, विष्णु मंदिर, प्रशस्ति रचना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। कवि तेज बांधव नहीं, कवि रेवाराम भी नहीं, कवि नारायण भी नहीं, कवि ईशान द्वारा, ठीक है। कवि ईशान द्वारा ही सिरपुर की लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किया गया था। ये आंसर क्या हो जाएगा? कि कवि ईशान, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है पूछ रहे हैं। तारापुर, कलपक्कम, रावत भाटा और काकरापार, ठीक है। अच्छा, तारापुर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1969 में है और ये कहाँ 69 में होता है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। यही पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। कलपक्कम कहाँ है? ये तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु। और रावत भाटा ये राजस्थान, ठीक।
काकरापार कहाँ है? गुजरात, गुजरात में। ठीक है, पूछ रहे हैं पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर में। ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना होती है और महाराष्ट्र में है। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे अस्व अक्षांश भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे अस्व अक्षांश भी कहते हैं? विषुवत रेखा का कम दाब पेटी, ठीक है, उपध्रुवी कम दाब पेटी नहीं, ध्रुवी उच्च दाब पेटी नहीं। ठीक है, तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी को अस्व अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री के बीच वाले भाग को अस्व अक्षांश भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? जसपुर में नहीं, बस्तर में नहीं, ठीक है, मैन पार्ट में नहीं। अच्छा, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है। तो रतनपुर में गज किला स्थित है। रतनपुर में कहा क्या है? गज किला। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रतनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया? सीसी टेट के पेपर में आ गया है करेंट अफेयर। ठीक है, तो ये 2022 का पेपर है, 2022 का सीजी टेट का पेपर है और इसमें दे दिया है करेंट अफेयर। पूछ रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न किसे प्रदान किया गया था? तो उस समय प्रेम सागर मिश्रा को यह प्रदान किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है। अच्छा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, बिहार में जनसंख्या घनत्व, बिहार में जनसंख्या घनत्व 1102 सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। यानी 1 किलोमीटर में, बिहार में 1 किलोमीटर के दायरे में 1102 लोग औसतन रहते हैं। ठीक है, हमें पूछ रहे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? गार्ज, कैनियन और गोखुर झील। ठीक है, तो गार्ज, जब नदियां बड़े बड़े पर्वतों से होकर गुजरती है तो वो एक गार्ज बनाती है। ठीक है, पहाड़ों को काट देती है और एक गड्ढे का निर्माण कर देती है, उसे गार्ज कहते हैं। लेकिन ये जब ये गड्ढे और ज्यादा अधिक गहरा हो जाता है तो एक कैनियन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो गार्ज और कैनियन नदी द्वारा बनाया जाता है, लेकिन गोखुर झील नहीं। ठीक है, झील से तो ही नदी का सोर्स, मतलब झील वगैरह से नदी का सोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, तो गोखुर झील नहीं आए, इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो गार्ज और कैनियन नदी द्वारा बनाया जाता है। तो 1 और 3 नहीं, 3 तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जियोग्राफी से है। भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियों का उसके सबसे ऊंचे शिखर से सुमेलित कीजिए। ठीक है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी के बारे में। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की बात करते हैं तो नीलगिरी पर्वत की ऊंचाई नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो
डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 2600, तो डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की बात करते हैं तो सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, ठीक है। ये अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी है, ठीक है। अच्छा, नीलगिरी पर्वत के बारे में बात करते हैं तो नीलगिरी पर्वत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक जगह आकर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अरावली का पी, यानी कि ए का दो इसमें नहीं है, ए का दो इसमें भी नहीं है, ए का दो इसमें भी नहीं है, ठीक है। 2 3 4 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोह असंबद्धता पाई जाती है, मोह असंबद्धता पाई जाती है ऊपर पट्टी और मेंटल के बीच, ऊपर पट्टी यानी कि भूपटल और मेंटल के बीच, मेंटल और कोर के बीच, बाह्य एवं आंतरिक कोर के मध्य, वायुमंडल और स्थलमंडल के मध्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा, भूपटल एवं मेंटल के बीच मोह असंबद्धता पाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है, चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है। अच्छा, बस्तर की बात कर लेते हैं। तो बस्तर में प्रसिद्ध बस्तर में कौन से जलप्रपात हैं, तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है। ये कौन सी नदी पर है, तो मुनगा बहार नदी पर, ठीक है, मुनगा बहार नदी, ठीक है, बहार नदी। गरियाबंद में गोदना जलप्रपात, गोदना जलप्रपात, ठीक, गोदना जलप्रपात है, ठीक। अच्छा, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर, ठीक, लक्ष्मण मंदिर, ठीक। चिंगरा पगार जलप्रपात पूछा है, ठीक है। तो चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ है, गरियाबंद में है, ठीक है। गोदना जलप्रपात भी गरियाबंद में है, ठीक है। अच्छा, चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ है, तो चर्रे मर्रे जलप्रपात पिंजारिन घाटी कांकेर में है। और कौन सा जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात दूध नदी पर कांकेर में ही है, ठीक। यहाँ पूछ रहे हैं चिंगरा पगार जलप्रपात गरियाबंद में है, ठीक है। तो गरियाबंद सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, शेमल सोत अभ्यारण्य कहाँ है, शेमल सोत अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य की कुल संख्या कितनी है, तो 11, ठीक है, 11 अभ्यारण्य में है, ठीक, 11 अभ्यारण्य। अच्छा, बीजापुर में पामेड़ अभ्यारण्य है, बीजापुर में पामेड़ अभ्यारण्य है, ठीक है, पामेड़ अभ्यारण्य है, ठीक। और जसपुर में क्या है, बादलखोल, बादलखोल अभ्यारण्य, ठीक, बादलखोल अभ्यारण्य, अभ्यारण्य 105 किलोमीटर में फैला है और सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। अच्छा, सरगुजा कवर्धा, कवर्धा में क्या है, भूरम देव अभ्यारण्य, भूरम भूरम देव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 2002 में होती है और ये सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है, ठीक है। अच्छा, सब छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ठीक है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ है, तो सूरजपुर में है, सूरजपुर में है, यहाँ कहाँ है, सूरजपुर में है। और इसकी क्षेत्र के बारे में बात करें तो 608 किलोमीटर में यह फैला हुआ है, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक। पूछ रहा है शेमर सोत अभ्यारण्य, शेमर सोत अभ्यारण्य बीजापुर, जसपुर, सरगुजा, कवर्धा। बीजापुर में भी नहीं है, जसपुर में भी नहीं है, सरगुजा में भी नहीं, कवर्धा में भी नहीं है। ई ऑप्शन डालते हैं। शेमर सोत अभ्यारण्य कहाँ है, बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं
ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, मतलब कौन से लेयर में पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में तो मौसम संबंधित गतिविधि होता है, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित गतिविधि होता है, अधोमंडल भी कहते हैं, ठीक है। समताप मंडल, आयन मंडल में तो संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, और समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को धरती तक आने से बचाती है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। लोकगीतों में लेंजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक। लेंजा छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, सरगुजा नहीं भाई, जसपुर भी नहीं, कोरिया भी नहीं, बस्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस्तर में लेंजा जो लोकगीत है वो आदिवासी द्वारा गाया जाता है, ठीक। बस्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल साइंस पेडोलॉजी से है। कह रहे हैं कि एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक। एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास, विवरण को याद करना नहीं भाई, याद करना जैसे कोई भी तथ्य नहीं होना चाहिए, ठीक। तथ्यों और मूल्यों और पैटर्न पर ध्यान देना, केवल ये तो निगेटिव है, ठीक। केवल मूल्यों पर ध्यान दें, तथ्यों पर नहीं, तथ्यों पर भी ध्यान देना है भाई, ये भी नहीं होगा। तो तथ्यों और मूल्यों और पैटर्न पर ध्यान देना इसका सही उत्तर, ठीक है। तथ्यों पर भी ध्यान देना, मूल्यों पर भी और पैटर्न पर भी ध्यान, ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, अचानक थोड़ी ना शुरू किया जाना चाहिए, नहीं, लगातार भी शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहला पाठ्यक्रम खत्म होता है तब दूसरा स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अपेक्षाकृत नहीं, धीरे धीरे चालू करना चाहिए, ठीक है। नया पाठ्यक्रम धीरे धीरे चालू करना चाहिए, पहला पाठ्यक्रम खत्म हो जाने के बाद दूसरा पाठ्यक्रम स्टार्ट करना चाहिए, तो धीरे धीरे नया पाठ्यक्रम चालू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्या उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विवरण या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है, ठीक है। क्या उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विषय या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है। सर क्या दिया है, व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन विधि है, ये सबसे प्राचीन विधि है, प्राचीन विधि है, और शिक्षक केंद्रित विधि है। क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि, शिक्षक केंद्रित विधि है, ठीक है, शिक्षक केंद्रित है। अच्छा, कोलैबोरेटिव मेथड, ठीक है, सहकारी विधि, ये क्या है, स्टूडेंट सेंट्रेड मेथड है, ये क्या है, स्टूडेंट सेंट्रेड मेथड है, ठीक है। छात्र केंद्रित विधि, छात्र केंद्रित, पूछताछ आधारित विधि, ये भी क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि, ठीक। असाइनमेंट विधि, इसमें क्या किया जाता है, कार्य को बहुत से भागों में बांट दिया जाता है, एक ग्रुप में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, छात्र केंद्रित विधि, ठीक है, ये क्या है, छात्र केंद्रित। ठीक है, पूछ रहा है क्या उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जब पाठ्यक्रम के विषय या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है, तो बहुत अधिक जानकारी होती है उसमें हम व्याख्यान विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें शिक्षक केंद्र के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसे प्राचीन विधि भी कहा जाता है, ठीक है, इसे प्राचीन विधि भी कहा जाता है। ये उत्तर क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है, स्कोरिंग गाइड, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को क्या कहा जाता है, ठीक है। चेक लिस्ट, इन्वेंट्री या रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या है, ये तो ग्रेड देते हैं, ठीक है।
ग्रेड देने में, ग्रेड देने में इसका उपयोग। चेक लिस्ट, हाँ या नहीं में जवाब, हाँ नहीं में जवाब। ठीक है। रूब्रिक है जिसमें क्या किया जाता है, रूब्रिक क्या है, मूल्यांकन का एक टूल है जिसमें क्या किया जाता है कि जो छात्रों के ये मतलब छात्रों के जो भी उपलब्धि है उनको ये मतलब तो क्या किया जाता है, इसमें वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रूब्रिक हो जाएगा। ठीक, रूब्रिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा है। सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा कौन सी है, सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा कौन सी है। तो तथ्यात्मक जानकारी का संचय, सामाजिक रीति रिवाज को अध्ययन, मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्ययन या अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। पूछ रहा है नई अवधारणा, सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा क्या है। तो तथ्यात्मक जानकारी का संचय, सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन, ये तो शुरू से ही चला आ रहा है। ठीक, ये भी नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, ये भी नहीं होगा। मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में की नई अवधारणा में मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्ययन किया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, क्वेश्चन क्या है, कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जिसमें शिक्षक एक अनियंत्रित छात्र को शेष कक्षा से हटाकर नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है, क्या कहलाता है। विलुप्त होने की तकनीक कि भाई संतृप्त तकनीक नहीं, टाइम आउट तकनीक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हमको कीवर्ड देखना है। ठीक है, कीवर्ड से इस प्रश्न का उत्तर हमें पता चल जाएगा। क्या कर रहे हैं, शेष कक्षा से हटाकर, शेष कक्षा से हटाकर यानी कि आउट कर देना, कक्षा से आउट कर देना। तो यह तकनीक क्या कहलाता है, टाइम आउट तकनीक, टाइम आउट तकनीक। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह परियोजना का काम करने समूह परियोजना का काम क्या विकसित करने में मदद करता है। समूह परियोजना का काम किस चीज को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, मजबूत इंट्रा ग्रुप प्रतियोगिता, ठीक है, उपलब्धि की व्यक्तिगत भावना, ये भी सही है, सहयोग और समस्या समाधान कौशल, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, तो ये रहा हमारा आज का क्लास। ठीक है, सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। और जो हमारा जो इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक ये है, और टेलीग्राम का लिंक भी है। यूट्यूब हमारा एजुकेन है, एजुकेन। इसके बारे में बात करते हैं तो एजुकेन क्लासेस शॉप नंबर 102 सन सिटी जंक्शन अपोजिट डी मार्ट। ठीक है, और ये हमारा फ़ोन नंबर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।